नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं केनेथ एंडरसन की स्टोरी अ नाइट इन स्पाइडर वैली के पार्ट 3 के साथ। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने जाना कि कैसे एंडरसन पहले एनकाउंटर के बाद हाथियों के साथ जो उनका एनकाउंटर हुआ था, आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बहुत करीब से 3 टाइगर्स को देखा, जिसमें 2 मेल टाइगर थे और एक टाइग्रेस थी। जब वो स्ट्रीम के पास चले गए, तब एरिक और एंडरसन वहाँ से दबे पाँव निकले और वो फटाफट बिना अपने टॉर्च जलाए ही उस इलाके से निकल जाना चाहते थे और किसी भी सूरत में वो अपनी प्रेजेंस को रिवील नहीं करना चाहते थे इन टाइगर्स के सामने। तो एंडरसन कहते हैं कि इस प्रकार हम जब आगे चलते रहे, जब हमें लगा कि कुछ एक ऐसी जगह पहुंच गए हम जहां पर हम खतरे से बाहर आ गए हैं या वो टाइगर्स अब उनको नहीं देख पाएंगे, तब उन्होंने टॉर्च जलाने का साहस किया। एंडरसन उस इलाके में काफ़ी रहे थे, काफ़ी घूमे थे उस इलाके में। तो चलते-चलते उन्हें ऑलमोस्ट वो इलाका याद था कि वो कहाँ पहुँच रहे हैं, आस-पास में कौन-सा गाँव है। तो उन्हें आगे चलते हुए वो इलाका मिल गया जहाँ उन्होंने नोविस ऑफ माची टाइगर को मारा था और उसी के पास में एक गाँव था, कैंपिकराई। उस कैंपिकराई गाँव में जाने के लिए उन्हें स्ट्रीम को क्रॉस करना था। स्ट्रीम क्रॉस करके वो गाँव में पहुँचे। गाँव बेसिकली वो जंगल का गाँव था जो झोपड़ियों का बना हुआ था और झोपड़ियाँ सारी मिट्टी की बनी हुई थी। वो कहते हैं कि गाँव में पहुँचे तो कुछ गाँव के जो कुत्ते थे वो भौंक रहे थे। शायद उन्हें आभास हो रहा होगा कोई आ रहे हैं उनके गाँव में। रात हो रही थी। उसी जगह वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ आवाज़ लगाई, लोगों को जगाने की कोशिश की कि कोई अगर घर में है तो बाहर निकले। उन्हें पता था उस गांव में उनका एक साथी रहता था जिसका नाम बायरा था। बायरा द पुजारी जंगलमैन था जो एंडरसन के साथ कई अभियानों में गया था। तो उसके घर के आगे पहुंच के उन्होंने आवाज़ लगाई उसे। एंडरसन कहते हैं कि काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद बायरा ने अपना सिर बाहर निकाला अपने घर के दरवाजे से। आंखें अभी पूरी खुली नहीं थी, आधी नींद में था और अपनी आंखें मलते हुए वो बाहर देखने लगा। और जो ही उसने मुझे देखा, बड़ा खुश हुआ और सीधे बाहर आ गया। और बाहर आते ही जो एक यूजुअल तरीका उसका होता था मुझे ग्रीट करने का, एक बार अपने सिर से ज़मीन को छू के वो उसने किया। उसके बाद मेरे पास आया। तो एंडरसन कहते हैं कि उन्होंने बायरा को बताया कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों आए, कैसे आए। और वो कहते हैं कि उनकी यह बात सुन कर कि उनके पास कोई फायर आर्म नहीं है, बायरा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बायरा की एक कमजोरी थी, वो थी मीट खाने की। एंडरसन कहते हैं कि जब भी वो वहाँ पहुँचते थे, बायरा उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता था कि वो किसी चीतल या सांभर को मारे जंगल में, ताकि उसको मीट मिल जाए, उसको और उसकी फैमिली को। एंडरसन कहते हैं कि मैंने उसको कई बार बताया था कि मैं इन जानवरों को मारता नहीं हूँ, कभी नहीं मारता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी बायरा अपनी इस आदत से बाज नहीं आता था और एक बार तो मेरे से कह ही देता था कि साहब कुछ मीट हो जाए, किसी जानवर को आज आप हमारे लिए मारें। और मैंने कभी उसको ऑब्लाइज नहीं किया इसके लिए, कभी भी किसी जानवर को मैंने इस तरह मारा नहीं। तो बायरा को पता था कि हम लोग मैं चाय पीता हूँ, चाय मेरी कमज़ोरी है। तो जैसे ही हमारी बात ख़त्म हुई, उसने आग जलाई और उसमें पानी गर्म करने को रख दिया। एंडरसन कहते हैं कि उस इलाके में जो लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर लोग दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। उदाहरण के लिए बायरा था। बायरा यहाँ सिर्फ तब रहता है जब बरसात का सीज़न होता है, नहीं तो वो चिनार रिवर के किनारे रेत में घरौंदे बना के रहता है छोटे छोटे। उसका सारा समय वहीं गुजरता है। और जब बरसात का मौसम आने वाला होता है और नदी
में बाढ़ आ जाती है, तब वायरा आके अपनी इन झोपड़ियों को ठीक ठाक करता है और यहाँ रहने लगता है। वायरा और उसके जैसे जितने भी लोग थे वहाँ पर, उनका काम ये था कि वो और जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उस इलाके में, जिनके पास बहुत सारे जानवर थे, उनके जानवरों को जंगल में चराने का काम करते थे, खास तौर से बरसात के बाद में। ये जो बड़े किसान थे, इनके पास जानवरों का बड़ा झुंड था और वो कहते हैं कि जंगल में चराने के लिए एक जानवर का एक चाराना सरकार को देना होता था। कहे ये कुछ जानवरों का देते थे सरकार को, और जितने जानवरों का देते थे उससे करीब 2 गुना 3 गुना जानवर ये बिना लाइसेंस के ही वहाँ चराते थे। और उसका तरीका था कि जो फॉरेस्ट गार्ड था उसको कुछ रुपया दे के ये काफ़ी कुछ अमाउंट बचा लेते थे। इसमें फ़ायदा एक फॉरेस्ट गार्ड का होता था, एक इनका होता था, सरकार को पूरा घाटा ही होता था। तो अगर इनके 50 जानवरों के लिए इन्होंने लाइसेंस लिया है उनको चराने का, तो ये करीब करीब 200 जानवर वहाँ चराते थे। और यह बात जो थी ये सिर्फ 3 लोगों को पता होती थी, फॉरेस्ट गार्ड, और जो जानवरों को चरा रहे हैं, और जो लैंडलॉर्ड है, जो किसान है, जिसके ये जो इन जानवरों का असल में मालिक है। तो एंडरसन कहते हैं कि उस टाइम पर बायरा और उसके साथी लोग जंगल में क्या करते थे, पट्टी बना लेते थे। पट्टी मतलब बहुत सारे जानवरों के एक झुंड को जहाँ पर ये रखते थे उसे पट्टी कहा जाता था। तो साउथ इंडिया में बरसात के बाद जंगलों में बहुत सारी पट्टियाँ ऐसी मिलती थी जिनमें जानवर रहते, और पट्टी बनाने का जो उनका तरीका था जंगल में, वो ये था कि जंगल में जहाँ पर कुछ खाली जगह है या खाली नहीं भी है, तो अगर समतल जगह है वहाँ पर झाड़ियाँ हैं तो उनको काट दो और एक एरिया को, प्लेन एरिया को खाली कर लो। उसके बाद उसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियों का बाड़ लगा दो, जिससे कि जानवर, जंगली जानवर जैसे तेंदुआ या टाइगर उस बाड़े के अंदर न घुस सकें, और अपने सारे के सारे जानवर ये उस बाड़े के अंदर रखते थे। क्या साउथ अफ्रीका में ये बाड़े बहुत ऊंचे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लायंस आते हैं वो झुंड में आते हैं शिकार करने के लिए, और वो छोटे मोटे बाड़ों को ऐसे ही कूद जाते हैं, और कई केसेस में तो देखा है उन्होंने बड़े बाड़ों को भी कूद के अंदर चले गए। लेकिन यहाँ पर तेंदुए और टाइगर्स इस तरह का दुस्साहस नहीं करते थे, वो इन बाड़ों को लांघ नहीं पाते थे, लिहाजा उनके जो जानवर अंदर थे वो सेफ रहते थे। कि उस इलाके में एक जो बड़ी ख़राब बात ये हुई थी, ये थी कि जो जंगली जानवर थे, जिसमें चीतल थे, हिरन थे, सांभर थे, और भी जानवर थे, वो वहाँ से लगभग गायब हो गए थे। उसके उनके गायब होने के कई कारण थे। एक तो ये था कि जंगलों में जगह जगह पट्टी बना दी थी, जिसकी वजह से उन जानवरों का जो नेचुरल फूड का एरिया था वो कम हो गया था। और दूसरा, ये लोग जो थे वो उन जानवरों को मारते थे, जंगली जानवरों को, जिनमें सांभर, चीतल टाइप के हिरन हैं, जिससे उनकी संख्या कम हो गई। कि जब इस तरह ये जंगल में जाते थे तो ऐसे में सभी लोग खुश रहते थे। पालतू जानवर खुश रहते थे क्योंकि उनको जंगल में चरने को घास मिलती थी, और उनकी देख रेख करने वाले जो ये लोग थे बायरा जैसे, वो खुश रहते थे क्योंकि जंगल में इन्हें यदा कदा हिरन मिलते रहते थे, जिससे इनको मीट मिलता था खाने को। और जंगल के और जो कार्निवोरा थे वो भी खुश थे। वो खुश इस बात से थे कि उनको डोमेस्टिक कैटल मारने को मिल जाते थे। कई बड़ा झुंड होता था, उनमें से हफ्ते में 1-2 कैटल अगर मर जाते थे तो ये लोग उसे माइंड नहीं करते थे। और इन जानवरों के लिए, इन कार्निवोरास के लिए, इन डोमेस्टिक कैटल को मारना आसान होता था कंपेयर टू जंगल में रहने वाले जानवरों के, लिहाजा वो भी खुश थे। कहे इस तरह का माहौल वहाँ बना हुआ था। लेकिन स्थिति उसके बाद कुछ और गंभीर हो गई। वो ये थी कि
सरकार ने कुछ पॉइजन दिया था वहाँ के लोगों को। पॉइजन इस फॉर्म में कि जो उनकी खेती है, उस खेती में जो टिड्डे या इस तरह के जो जानवर आते हैं जो खेती को बर्बाद करते हैं, उनके लिए पॉइजन दिया गया था उसे छिड़कने के लिए। तो कुछ लोगों ने उस पॉइजन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। उनका अगर कोई जानवर मारा गया, उनको शक है टाइगर ने मारा या लेपर्ड ने मारा, तो क्या करते थे कि उस पॉइजन से उस मरे हुए जानवर की बॉडी में उसे डाल देते थे, ताकि ये जो कार्निवोरा उसे खाने आता था वो मर जाता था। और उसके साथ साथ हाइना आते थे, वो भी मर जाते थे। गीदड़ आते थे, वो भी मर जाते थे। तो इस प्रकार ये जो प्रजाति जानवरों की, जिनमें जैकल थे, हाइना थे, टाइगर थे, लेपर्ड थे, वो भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मरने लगे इस तरह के कामों से। तो एंडरसन कहते हैं कि इस प्रकार वहाँ की जो जंगल की हालत थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उनमें जो एक्चुअल बाशिंदे थे जंगल के, जो जानवर, वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे। तो एंडरसन कहते हैं कि आज से कुछ सालों पहले इन जंगलों में काफ़ी टाइगर्स हुआ करते थे, काफ़ी लेपर्ड थे, लेकिन आज की तारीख में वो लगभग ना के बराबर है। और उसके अलावा ये जो गरीब लोग थे, इनके पास खेती भी बहुत कम थी, और कई तो कर्जों में डूबे रहते थे अगर जिसके पास खेती भी थी। और इनके पास एंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं थे, और उससे एक बड़ी समस्या उन इलाके में हो रही थी, जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, क्योंकि उनके लिए इंटरटेनमेंट का एक वही साधन बचा था उन गरीब लोगों के लिए। उसके अलावा कोई इंटरटेनमेंट नाम की वो चीज़ जानते नहीं थे। और जब सरकार उस इलाके में फैमिली प्लानिंग लेके आई, तो ये सारे लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। कहने लगे कि ये ऐसी चीज़ है, इसके बारे में हमने आज तक कभी सुना नहीं, हमारे पूर्वजों ने कभी इस बारे में नहीं बताया, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, अधार्मिक है, कई तरह की बातें उस बारे में कहने लगे। तो सरकार की वो जो फैमिली प्लानिंग की वहाँ पॉलिसी चल रही थी, योजनाएं चल रही थी, वो सब फेल होती नज़र आ रही थी। तो कहते हैं कि ये जो स्थिति थी, ये उस इलाके के बारे में एक आइडिया देने के लिए वो बता रहे हैं कि वहाँ जंगल और इंसान लोगों की सामाजिक दशा क्या थी। बहरहाल वो कहते हैं कि वो वहाँ पर बैठे, उसके बाद चाय उन्हें मिली तो उन्होंने अपने खाने के लिए कुछ सैंडविचेस निकाले। बायरा जो था वो इंडियन था, और इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं जो बीफ नहीं खाते हैं। भले ही और तरह का मांस वो खा लेंगे, मटन खा लेंगे, चिकन खा लेंगे और फिश खा लेंगे, अंडे खा लेंगे, लेकिन बीफ खाना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बायरा हालांकि वो जंगल में रहता था, लेकिन उसके लिए भी बीफ बहुत अधार्मिक चीज़ थी। तो जब मैं और एरिक सैंडविच खा रहे थे बीफ वाले, तो बायरा के चेहरे पे जो भाव आ रहे थे उनको मैं समझ रहा था, क्योंकि बायरा को मैं बहुत पहले से जानता था। एरिक को भले ही वो चीज़ें समझ ना आ रही हों। तो बहरहाल चाय पी के और सैंडविच खा के हमने बायरा को प्लान बताया कि हमारा प्लान क्या है। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि इस वैली में हमने एंड तक जाना है, जहाँ यह स्ट्रीम चिनार रिवर से मिलती है। और एंडरसन कहते हैं कि हमने बायरा को ये भी बताया कि अभी कुछ देर पहले हमने कैसे 3 टाइगर्स को बहुत पास से देखा, और कैसे वो जब स्ट्रीम क्रॉस करके दूसरी तरफ गए तो हम बच के वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। तो उस समय बायरा ने कहा, क्या आपने कोई यहाँ एलिफेंट नहीं देखा? एक बहुत खतरनाक हाथी इस इलाके में घूम रहा है, जो कि इंसान को देखते ही हमला कर दे रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा केस है नहीं यहाँ पर जहाँ उसने किसी इंसान को मारा हो, और सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है कि इस इलाके में कोई रोग एलिफेंट हो। लेकिन उसके बाद भी बायरा कह रहा था कि ये एलिफेंट भले ही पागल नहीं है, डिक्लेयर्ड पागल नहीं है, लेकिन बहुत गुस्सैल है, बहुत खतरनाक है, और जंगल में आप जा रहे हैं तो उससे बचना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि आप
खुशकिस्मत हैं कि अभी तक आपको नहीं मिला, लेकिन अब आप आगे जा रहे हैं तो बहुत संभव है कि वो आपको मिलेगा, और अगर मिल गया तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कहाँ भागना है, और जब तक वो आपको पकड़ के चिथड़े नहीं बना देगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम एलिफेंट की पकड़ में आ चुके हैं। लिहाजा अब अपने रात में घूमने का प्लान ड्रॉप कर दीजिए, और कल जब सुबह उजाला हो जाए तब आप यहाँ जाइए। लेकिन एंडरसन कहते हैं कि हम यहाँ बैठने के लिए तो आए नहीं थे, हमने प्लान बनाया था घूमने का, तो रात को घूमेंगे। अब चाहे यहाँ कोई खतरनाक एलिफेंट हो या खतरनाक टाइगर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एंडरसन ये भी कहते हैं कि बायरा ने उन्हें ये भी बताया कि इस पूरे जंगल में अब सिर्फ ये 3 टाइगर्स ही बच गए हैं, जिनमें 2 मेल 1 फीमेल है, जिसको इन्होंने देखा था। बायरा जो था उसे जंगल का बहुत ज्ञान रहता है, उसे जंगल के वो एग्जैक्टली बता सकता है कि इस जंगल में कितने हाथी हैं, कितने टाइगर्स बचे हैं, हिरणों की संख्या लगभग कितनी होगी। उसके अलावा उसे जंगल की जड़ी बूटियों का भी बहुत ज्ञान था। उसे लोग बुलाते थे जब किसी को कोई परेशानी हो जाती थी। वो एक मिस्टीरियस दवा जानता था जो स्नेक बाइट में इस्तेमाल होती थी, और उसने कई लोगों को जिनको सांप ने काटा था उनको उसने क्योर किया था, और कई लोगों को जिनको कोलेरा हो गया था उनकी भी दवा उसने की थी। तो जब हमने वायरा से जिद की कि हम जा रहे हैं आगे, तो एंडरसन कहते हैं कि वायरा ने कहा कि अब मैं भी आपके साथ आऊँगा, क्योंकि इस इलाके में जहाँ आप जा रहे हो यह हाथी ज़्यादा देखा गया है और ये बहुत ख़तरनाक है, आप उससे बच नहीं पाएंगे। लिहाजा मैं आपके साथ चलता हूँ, और जब सुबह हो जाएगी तो उजाले में मैं वापस आ जाऊँगा। तो इस प्रकार एंडरसन कहते हैं कि बायरा भी उनके साथ में हो गया। अब ये 3 लोग चल रहे थे, सबसे आगे एंडरसन थे, फिर बायरा था और फिर एरिक था। तो इस प्रकार ये दबे पाँव चल रहे थे और आसपास की चीज़ों का नोटिस ले रहे थे। तो कहते हैं कि वो एक जगह पे पहुँचे थे, तो बायरा उनके पीछे से आया और उनको रोका, और वो उनके टॉर्च की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, इंडिकेशन करने लगा कि टॉर्च बंद कीजिए। वो कहते हैं कि मैंने टॉर्च बंद किया। बायरा इंडिकेट कर रहा था कि वो हाथी पास में है, वो हाथी को सूंघ सकता है। एंडरसन कहते हैं कि मैंने भी कोशिश की सूंघने की, कि हाथी की स्मेल उन तक आ जाए, लेकिन मैं कुछ सूंघ नहीं पा रहा था, और हवा किस एरिया में चल रही थी इसका भी मुझे पता नहीं चल रहा था। अब मैं और बायरा लगभग साथ में थे और एरिक हमसे कुछ पीछे था। तो बायरा ने यह भी इंडिकेट किया कि हमारे आगे एलिफेंट है और काफ़ी पास में है। तो जब गौर से मैंने भी सुनने की कोशिश की तो कुछ देर में मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, यानी कि वास्तव में हाथी था हमारे आगे और उसकी पैरों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। तो बायरा ने उनको इंडिकेट किया कि हमें यहाँ से भागना होगा, उस तरफ ही जाना होगा जहाँ से हम आए हैं, क्योंकि ये हाथी हमसे उसी रास्ते में है और हमसे काफ़ी नज़दीक है, हम उसको पास करके जा नहीं सकते। लिहाजा वो कहते हैं कि हम वापस मुड़े और तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगे। कहे तब तक तो सब ठीक था, हम तेज़ चल रहे थे, हमें उम्मीद थी कि हम हाथी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन उसी समय एक हवा का झोंका आया। वो हवा का झोंका हमारी तरफ से पीछे की ओर गया, उस तरफ जहाँ हाथी था। इस झोंके के साथ ही इंस्टेंटली हाथी ने चिंगाड़ मारी, क्योंकि उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत तेज़ होता है, और हवा के झोंके के साथ ही उसे इंसानों की स्मेल आ गई। वो समझ गया कि उसका जो दुश्मन इंसान है उससे काफ़ी नज़दीक है, लिहाजा उसने दौड़ लगानी शुरू की चिंगाड़ मार के। एंडरसन कहते हैं कि वो दौड़ के हमारे पीछे आने लगा। अब हमारे लिए मुश्किल था कि उसकी चंगुल से बच के निकलना। हम कितना भी तेज़ दौड़ते उससे तेज़ नहीं दौड़ पा सकते थे, लिहाजा हम रुक गए।
अगर हम रास्ते के दाहिने या बाएं तरफ भी जाते जहाँ झाड़ियाँ हैं, तो अंधेरा था, हम हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं होता, वो भी हमारे लिए खतरा था। और रास्ते पे दौड़ के जाते तो भी हाथी हमें पकड़ लेता। अब और कोई तरीका था नहीं, हम पीछे मुड़े, सबसे पीछे मैं था, मैं पीछे मुड़ा और हाथी की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ। क्या भागना व्यर्थ था और मन ही मन ये चल रहा था मेरे कि अब मैं और एरिक दो जने तो मर ही जाएंगे, शायद सिर्फ बायरा बचेगा जो हमारी स्टोरी बताएगा लोगों को। तो क्या उस समय मुझे कुछ सूझा नहीं, बस एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैं हाथी की तरफ मुड़ के खड़ा हुआ जो तेजी से मेरी तरफ आ रहा था और अपनी लंग्स में हवा भर के पूरी जोर से चीखा। सिर्फ ये ट्रिक मेरे पास बच गई थी। मैं जोर से चीखा और साथ में मैंने टॉर्च की बीम उसकी तरफ डाली, उसके आंखों की तरफ। ये दो चीज़ें, मेरी चीख और टॉर्च की बीम को वहाँ पर देख के शायद हाथी घबरा गया। आज तक उसके ज़िंदगी में भी शायद ऐसा कभी हुआ नहीं था। शायद वो इस बात से अभ्यस्त था कि वो किसी को भी देखता था, चिंगाड़ मारता था और वो आगे वाला भाग जाता था या उसकी चंगुल में आ जाता था, अपनी जान गंवा बैठता था। शायद ये पहली दफ़ा उसके साथ हो रहा था कि सामने जो एक छोटा सा जानवर है वो उसकी तरफ फेस करके ज़ोर से चीख रहा और एकदम खड़ा हो गया। कि उसका जो इफ़ेक्ट था वो इंस्टेंटेनियस था। हाथी ने अपनी सूंड मुड़ा रखी थी और मैंने देखा कि उसकी पैरों की तरफ से कुछ मिट्टी सी निकलने लग गई। वो मिट्टी नीचे ज़मीन से उखड़ी थी, वो इसलिए उखड़ी थी क्योंकि हाथी तेज़ी से आ रहा था और जब मैं चिल्लाया तो उसे सुन के उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की। भारी शरीर था तो उस रुकने में उसके पैर ज़मीन में घिसे, उससे कुछ मिट्टी उखड़ गई। हाथी वहाँ पर रुका और अपनी सूंड को मुड़ाए हुए ऊपर उठा रहा था। उसका मुंह आधा खुला था, उसके मुंह के दांत दिखाई दे रहे थे और मेरे पास एक ही चीज़ रह गया था कि मैं एक चीख के बाद दूसरी चीख चिल्लाने लगा और टॉर्च की बीम उसकी आंखों में करने लगा। और मैंने नोटिस किया कि वो टॉर्च की बीम से अपनी आंखों को हटाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये लगा कि शायद ये बीम इसको डिस्टर्ब कर रही है, लिहाजा मैंने जब भी वो आंखें हटाए उसकी आंखों में इसको लगाए रखने की कोशिश की। मीन टाइम मेरे से आगे जो बायरा और एरिक जा रहे थे उन्होंने ये आवाज़ सुन ली थी और बायरा मेरी सेफ्टी के लिए दौड़ता हुआ वहाँ पर आया। बायरा वहाँ पर पहुँचा और उसने भी चीखना चिल्लाना शुरू किया। कहे वो अपनी लैंग्वेज में तमाम जितनी भी गंदी गंदी गालियाँ हो सकती थी वो हाथी को दे रहा था। उसके घर वालों की गालियाँ, उसके एंसेस्टर्स की गालियाँ, जो कुछ भी उसके मुंह से आता था। कहे उस समय मेरे पास इतना साहस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था कि मैं उसकी गालियों पे हंसता। बहरहाल मुझे लग रहा था कि हम दोनों के चीखने चिल्लाने से हाथी नर्वस हो गया और जब कुछ देर तक हम इसी तरह खड़े रहे तो वो साइड में लौटा और पीछे को मुड़ने लगा। तो हमारी हिम्मत थोड़ा और बढ़ गई। तो क्या मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया, उसकी तरफ गया तो हाथी और डर गया, वो पूरी तरह पीछे मुड़ा और जाने लगा। मीन टाइम बायरा भी 2 कदम आगे बढ़ गया और हाथी अपनी पूरी तेजी से जंगल में भाग गया। कुछ ही पल में वो हमारे टॉर्च की बीम से गायब हो गया। क्या हमारी सांस में सांस लौटी। अभी तक जान के लाले पड़े थे कुछ देर पहले तक, अचानक ये लगा कि हमें जीवन दान मिल गया। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन अब बच गए हैं। अब हमारा दिमाग भी तेज़ी से काम कर रहा था कि अब क्या करें। हमने प्लान बनाया, हम पीछे लौटें और तेज़ी से यहाँ से निकलें, लेकिन हम साथ साथ में आवाज़ भी नहीं करना चाहते थे। हाथी को ये इंडिकेशन नहीं देना चाहते थे कि हम भाग रहे हैं, लिहाजा हम बहुत कम आवाज़ करते हुए वहाँ से जितनी तेज़ी से हो सके निकले। एरिक का कहीं कोई पता ही नहीं था, वो कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। बायरा ने कहा
कि मैं उसे करता हूँ, मैं जा रहा हूँ आगे, आप आई। बायरा बहुत तेज़ी से आगे निकल गया, पीछे पीछे मैं जा रहा था। हमारा अनुमान ये था कि आगे जहाँ पर ये रास्ता इस स्ट्रीम को क्रॉस करके इस तरफ आता है, शायद उसके आसपास हमें एरिक मिल जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो बायरा और एरिक दोनों का कहीं कोई पता नहीं था। तो एंडरसन कहते हैं कि वो टेम्पे कराए गांव की तरफ बढ़े और उन्हें ये लग रहा था कि उन्हें बुखार आ रहा है। कहते हैं जो ये रिएक्शन था मेरे ऊपर, हाथी से जब आमना सामना हो गया था और जान के लाले पड़ गए थे, उसके बाद जो रिएक्शन मेरी बॉडी में हो रहा था वो बड़ा खतरनाक हो रहा था। कि मुझे लग रहा था कि अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर कांप रहे थे और इन कांपते हुए पैरों से मैं बायरा के घर के पास पहुँचा तो देखा बायरा और एरिक वहाँ भी नहीं है। कि मैंने अपना बैग वगैरह नीचे डाला और मैं ज़मीन में लेट गया। फिर कुछ देर में बायरा और एरिक दोनों आए वापस। तो कहते हैं कि वहाँ से करीब जिस जगह उन्होंने हाथी का सामना किया था, वहाँ से करीब 2 मील आगे जंगल के रास्ते में बायरा ने एरिक को पकड़ा। जब एरिक से पूछा गया कि वो वहाँ कैसे चला गया, एरिक इस जगह से वाकिफ़ नहीं था, उसे गांव का रास्ता मिला नहीं, उसे जो भी रास्ता मिला उसी रास्ते में चला गया। वहाँ से 2 रास्ते थे। तो बायरा ने अपना दिमाग लगाया कि अगर गांव में होगा तो एंडरसन तो गांव में ही जाएंगे, उन्हें मिल जाएगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस तरफ गया होगा। लिहाजा बायरा अपने कॉमन सेंस से उस तरफ चला गया। तो एरिक का कहना था कि जब हाथी के सामने बायरा और एंडरसन खड़े थे तो इसने ये कंक्लूड किया कि हाथी ने दोनों को मार दिया है या कुछ ही पल में उन दोनों को मारने वाला है। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बच के आएंगे, लिहाजा वो अपनी जान बचाने के लिए जहाँ उसे रास्ता मिला वहाँ भाग। बहरहाल तीनों जने अब वहाँ पर पहुँच गए। कहते हैं कि बायरा ने आग जलाई, मैं सो गया। उसके बाद जब मेरी नींद खुली तब तक धूप आ चुकी थी और उसी समय मुझे ये भी आभास हो रहा था कि मुझे बहुत ठंड लग गई, क्योंकि मेरे पास कुछ ओढ़ने को था नहीं और ज़मीन में कुछ बिछाने को भी नहीं था, मैं ऐसे लेट गया था। और बायरा को मैंने देखा कि वो आग जला के बिल्कुल शून्य का अंक बना के लेटा हुआ है और पास में एरिक ने कुछ बिछा रखा है, आराम से वो लेटा हुआ है। क्या मैंने दोनों को उठाया। उसके बाद मैंने बायरा से कहा कि वो चाय के लिए पानी रखे, तब तक मैं और एरिक पास के स्ट्रीम में चले गए नहाने के लिए और ब्रशअप करने के लिए। मैं नहाने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जंगल में अगर स्ट्रीम में नहाते हैं तो कितना आनंद आता है, कितना रिफ्रेशिंग ये होता है। उस समय मुझे इस बात का आभास हो रहा था। कहीं वापस आने के बाद हमने चाय पी और उसके बाद बायरा ने पूछा कि आगे का क्या प्लान है। तो मैंने उसे बताया कि आज हम रेस्ट करेंगे दिन में और शाम को फिर हम इसी रास्ते से चल पड़ेंगे आगे को और तब तक चलते रहेंगे जब तक ये स्ट्रीम चिनार रिवर से नहीं मिल जाती। और उनका अनुमान है कि वो रात में ही चिनार रिवर के पास में पहुंच जाएंगे, वहाँ रेस्ट करेंगे और अगले दिन फिर वो दिन में अपनी रिटर्न जर्नी करेंगे उस जगह जहाँ उन्होंने अपनी सडन डेथ पार कर रखी है, अयूर फॉरेस्ट लॉज के पास में, और वहाँ से फिर वो बेंगलोर चलेंगे। तो दोस्तों ये था ए नाइट इन स्पाइडर वैली का पार्ट 3। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही अगले पार्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।